कहने लग रहा है कि भाई आपका कर्जा हम देवांगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार भाई जी। डॉक्टर साहब बात की जाए तो कितने पैसे इकट्ठा कर रहे हो? क्या का कर्जा है कर बात करने लग रहे हो, वीडियो आपकी वायरल होने लग रही है। आपको भाई पूरा हरियाणा कर्जा हम देश का, हाँ गाँव में जाके कर्जा अगले का दूसरे का मुतारस का, तो फंडिंग हो रही है। कड़ा पीछे दिल्ली इतना ज़्यादा इकट्ठा कर लिया गया। इसमें क्या है सिंदर भाई के असल में क्या हुआ, उन लोगों ने बैंकों को पैसा पहले से ही चुकता किया हुआ है और ये धोखे से जो बैंकों ने उसको लूटा था, किसी भी किसान को, मजदूर को, नौकरी करने वाले व्यक्ति को, हम उसको ये बता रहे हैं कि तेरी लूट का तरीका क्या था और तू इस लूट से कैसे बच सकता है। तो उसको ये लगता है कि मैं तो कर्जदार हूं, तो हम ये कहते हैं तेरा कर्जा हम चुकाएंगे, इसकी गारंटी हमारी है, तने 1 रुपया बैंक तक देने की जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं वो बताते हैं। बैंकों ने उसके साथ एक एग्रीमेंट किया। मुझे आज तक एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला अपने 20-22 साल के सामाजिक जीवन के इस अध्याय में जो ये कहता हो कि मैंने बैंक का कर्जा लेते टाइम जो बैंकों ने दस्तखत करवाए थे उस दस्तखत करवाने वाले कागज को ध्यान से पढ़ा था। किसी ने भी आज तक नहीं पढ़ा। बैंक वाला कहता है करते रहो, दस्तखत करते रहो कौन कागजों पे साइन करा लें। पेज भी तो वो कम से कम 25-30 हो। हाँ तो देखो पढ़ना चाहिए अगले आदमी को लेने से पहले। अगर कोई व्यक्ति उसको पढ़ लेगा तो पहली बात तो कर्जा लेवे ही नहीं। ले लिया तो उसके बाद वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसका बैंक के साथ। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तब वैलिड होता है जब उस कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तों को दोनों पार्टियां साफ साफ जानती हों। मैंने आज तक किसी भी बैंक के कर्मचारी अधिकारी को, उस व्यक्ति को, किसान को समझाते हुए नहीं देखा कि वो उसको बता दे कि ये कर्जा जो है वो ऐसे लिया गया है, ऐसे चुकता होगा और तू ऐसे जाल में फंसने वाला है और तेरा सत्यानाश तय है पक्का इस जाल में, क्योंकि बैंकिंग इस दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है मानव इतिहास का। अब जब इस बात को समझाने के लिए जाएं, जैसे मैं आपको, आपने केसीसी का जिक्र किया, मैं आपको केसीसी के बारे में बताता हूं। केसीसी में जो लोन होता है वो फसल का होता है, वो जमीन का नहीं होता है। तो आपको खर्चा करने के लिए दिया जाता है कि आपने बीज लेना है, मजदूर करने हैं, ट्रैक्टर चलाना है, आपको पानी के लिए चाहिए या और किसी चीज के लिए चाहिए, तो आप पैसा ले लो थोड़ा बहुत। वो 60-70 हज़ार रुपया बैंक दे देता है और लेकिन बदले में वो उस जमीन के कागज रख लेता है जिस जमीन की कीमत 40 लाख, 50 लाख, 20 लाख ऐसे होती है। यो तो कोई नियम ही नहीं कि 70 हज़ार। नियम क्या है कि आपने 50 हज़ार रुपये दिए थे, वो फसल का बीमा, फसल के नाम थे। फसल जब उतर जाएगी किसान की तो किसान उसको जब मंडी में बेचेगा तो वो उसको चुकता कर देगा, साथ में 4% सालाना के हिसाब से ब्याज भी दे देगा। डॉक्टर साहब बीच में टोकना चाहूंगा, फिलहाल पूरा हरियाणा में, लगभग उत्तर प्रदेश से पूरा भारत में केसीसी वैलिड हो रहा है, मिलने लग रहा है। और सबसे बड़ी जानकारी डॉक्टर साहब ने याद दी कि भाई जो खेत है आपका, उसका कभी जो पैसा मिलता है खेत का मिलता ही नहीं, पैसा मिलता है फसल का। सच्ची बात? बिल्कुल बिल्कुल, वो फसल के लिए ही पैसा, वो फसल का ही लोन होता है और फसल उतारने के इसलिए तो 6 महीने में एक बार जमा कराना पड़ता है। वो क्या कहते हैं, उसके बाद आपको 1 महीने बाद वो दोबारा मिल जाता है अगली फसल के लिए। अगली बार वो थोड़ी बहुत लिमिट उसकी बढ़ जाती है कि आप थोड़ा काम कर रहे हो। इसका ये मतलब नहीं है कि वो जमीन के नाम पे कागज हैं। लेकिन सरकारों ने क्या करा, अभी जब मैं महाराष्ट्र गया तो वहां देखा मैंने, किसी बंदे की जमीन थी, उसने वो जमीन के जो कागज थे वो लोन लिया था मात्र 70-75 हज़ार रुपए का और वो चुकता नहीं कर पाया। तो बैंक ने अभी उसके 2.5-3 लाख रुपए बना रखे हैं और उसकी 2 एकड़ जमीन को वो लोग नीलाम करने की तैयारी कर रहे थे कि 2 एकड़ जमीन। तो किसान बोला तो आप एक काम करो, मेरी जमीन को ना मार्केट के भाव में बेच दो और मैं चुकता करने के लिए तैयार हूं और बाकी का जो पैसा है वो मेरे को दे दो, अपना रख लो जितना अपना रखना है। वो कहता है ना, मार्केट के भाव से तेरी जमीन नहीं बिकेगी, तेरी जमीन बिकेगी जब जो डीसी रेट है उसके हिसाब से। यानी कहने का मतलब ये होगा कि बैंक की अपनी मर्जी है, वो कौन सी चीज को मार्केट के हिसाब से तय करेगा, कौन सी चीज को वो अपने हिसाब से तय करेगा और कौन सी चीज को वो डीसी रेट से तय करेगा। और अभी जमीनों को हथियाने के लिए सरकारों ने एक गेम और खेला है किसान की जमीन के लिए। सरफेसी एक्ट ले आए ये लोग। सरफेसी एक्ट में क्या किया कि किसान अगर कोर्ट में चला गया तो कोर्ट जो है वो इंसानियत के नाते उसको थोड़ी बहुत राहत दे देती है। तो इन्होंने जो गुलाम थे, अपने सबसे बड़े गुलाम, देखो डीसी सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस का एग्जाम क्लियर किया था और आईसीएस का एग्जाम क्लियर करके ठोकर मार दी थी कि मुझे नौकरी नहीं करनी, क्योंकि ये नौकरी गुलामी के लिए ही बनाई गई है। चाहे आईसीएस हो, यानी जिसने आजकल आईएएस बोल देते हैं,
चाहे फिर पुलिस हो, पुलिस भी 1860 में बनाई थी। ये सारे के सारे कानून, पुलिस का कानून 1861 में है और आईपीसी 1860 में है। यानी कहने का मतलब है कि ये सारे कानून अंग्रेजों ने हमारे लोगों को दबाने के लिए, उनका शोषण करने के लिए ही बनाए थे। तो अब इन्होंने अपने उस सबसे बड़े जो शोषक है, यानी अपना जो सबसे बड़ा गुलाम है, जिसको आजकल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं, उस कलेक्टर को यह अधिकार दे दिया कि वो 2 महीने के अंदर अंदर उसकी जमीन नीलामी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसके वो फरमान जारी कर दे। किसान वहां फंसता कैसे है, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। किसान या कोई भी व्यक्ति जिसने कर्जा ले रखा है, आपने कर्जा लिया, बैंक आपके पास नोटिस भेजेगा अगर आपने एक किस्त आपकी टूट जाए तो। जब आपकी दूसरी किस्त टूटती है तो फिर भेजेगा, तीसरी किस्त टूटती है तो फिर भेजता है, और उसके बाद वो एनपीए में भेजना शुरू कर देता है। इस दौरान बैंक कुछ धमकी भरी बातें भी लिखता है कि आपकी जमीन कुड़की होएगी, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, लीगल नोटिस आ जाए। तो जब किसान के पास वो नोटिस आता है तो किसान के हाथ पैर फूल जाते हैं और वो जाकर बैंक मैनेजर से मिलता है। बैंक मैनेजर को बताता है मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं चुकता कर दूंगा तेरे को 2-3 महीने के बाद। बैंक मैनेजर वहां पर उससे मीठी मीठी बातें करता है और उसको घर भेज देता है, कोई बात नहीं, अगले महीने करवा दिए। अगले महीने नोटिस फिर भेज दे बैंक मैनेजर, और ऐसे करके वो 2-3 नोटिस भेज देता है। अब वो बैंक मैनेजर से बात करके जब आता है तो उसको कागज कोई नहीं देता, कोई एप्लीकेशन नहीं देता। लेकिन जब वो कोर्ट में मामला चला जाता है या डीसी के पास जब सर्फेसी एक्ट में जाता है, तो डीसी के सामने वही बैंक मैनेजर डीसी के सामने खड़ा होकर कहता है हमने तो जी 10 नोटिस 4 नोटिस भेजे, एक बार भी नहीं आया। और वो कहे मैं तो आया था, मैं तो, आपने तो मेरे टाइम दिया था 6 महीने का, आपने 3 महीने में मेरी जमीन के नोटिस काट दिए, 6 महीने का टाइम देकर, और 3 महीने में जमीन की नीलामी के लिए डीसी को अर्जी दे देता है बैंक मैनेजर। तो वो बोला मैं तो आया था, तो डीसी उसी टाइम पूछेगा किसान से कब आया था, दिखा कागज दिखा। कोई एंट्री लॉग नहीं है वहां, लॉग बुक में कोई एंट्री नहीं है, कोई उसका एप्लीकेशन नहीं है, कोई जमा नहीं है, क्योंकि बैंक मांगता है, कोर्ट मांगता है कागज। कागज तो है नहीं किसान के पास, तो किसान फंस गया कि बैंक ने कहा कि मैंने तो कई नोटिस दिए ना, कोई जवाब नहीं दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम बात सुनिए, आपकी वीडियो वायरल हो रही है जी, थोड़ी आगे ना। हाँ हो गया हाँ। तो एक कहना धोपी पछाड़ मारने लग रहे हो ना, तो बैंक चू करता ना वो नोटिस आते। हाँ। इसी की दवाई लेके आए हो, क्योंकि बहुत हरियाणा में भारत में चर्चा हो रही है इस बात की। पूरे भारत से हम हजारों लोगों को इस बैंकों के षड्यंत्र से मुक्ति दिला चुके हैं पहले से ही, जिसके घर रोज बैंक वाले आया करते, रिकवरी वाले आया करते, पुलिस वाले ने लेकर आ जाया करते, कदे गाड़ी ठाना आ जाया करते, कदे कोर्ट के नोटिस आ जाया करते, रोज फोन पे फोन आया करते, तड़के से लेकर सांझ तक। हम एक कागज भेजते हैं सिर्फ बैंक के पास, आवेदन डालते हैं हम, और एक आरटीआई डालते हैं। हम उनको ये कहते हैं भाई साहब, हम आपसे जो पैसा लिया था, हमने तो वो वैध रुपया सोचकर लिया था, और वैध रुपए की तो ये वैल्यू होती है, और आपने तो हमको कागज के ये टुकड़े पड़ा रखे हैं जिसके अंदर आपने गवर्नर का एफिडेविट ही बदला हुआ है। क्योंकि गवर्नर का जो पहले एफिडेविट है 1968 से पहले, उसके अंदर गवर्नर कहता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ ऑन डिमांड। ऑन डिमांड उसके अंदर लिखा, जब वो चाहे, द सम ऑफ रुपीज दिस एट एनी ऑफिस ऑफ इशू, किसी भी बैंक शाखा से। तो हम ये कहते हैं कि जब भी चाहे आप अपने पैसों से अपना रुपया, आप इन कागजों से, नोट पैसे, ये पैसे नहीं है, मैं आपको बताऊं, जैसे ये आप इसको क्या समझते हो 500 रुपए, ये 500 रुपए नहीं है दोस्तों, ये 500 रुपए का नोट है जो आपके रुपयों के बदले में आपको पकड़ाया गया है, और रुपये आपके सरकार के पास सुरक्षित रखे हैं, और रुपये की कीमत है 1 रुपया बराबर 770 मिलीग्राम सोना। और जब हम बैंक को यह बताते हैं चिट्ठी लिख करके कि हमने सुना है, हमके बारे में हमें पता चला है, आप हमारी बात का जवाब दे दीजिए, अगले ही दिन हम आपकी सारी पेमेंट देने को तैयार हैं। अभी नरेंद्र भाई बैठे हैं, 7 महीने हो गए, बैंक का चू नहीं कर रहा, जो मैनेजर जीण नहीं दे रहा था, कहता तेरी नीलामी करूंगा, हमने कहा नीलामी कर तो तू चिट्ठी पे नीलामी की तरह देखांगे हम। एक भी बैंक का आदमी, एक भी कोई कोर्ट का आदमी, उसके बाद चू नहीं बंद हो जाए, फिर बैंक वाले आ जाए कि सेटलमेंट के ऊपर कि 10 लाख का लोन था, तू 1 लाख में करा ले, तू 50,000 में करा ले, तू 5,000 दे दे, बस तू पेंडा छटा दे मारा। हाँ, और वो तो न्यू भी कहते तू ना दे, तू इस केस ने ठा ले, तू इस आरटीआई ठा ले। बैंक की गर्दन मारे हाथ में है कि तू चू करा और तू रगड़ा गया। बैंकों ने जो फ्रॉड किया और इस सरकारों ने जो फ्रॉड किया, चाहे कॉइनेज एक्ट 2011 हो, रगड़ी जाएगी सारी सरकार। जो उस टाइम पे 2011 के जो कॉइनेज एक्ट को पास करने वाले जितने सांसद थे ना, सारे जेल में जाएंगे। जिन जिन ने पैसे के नाम पे फ्रॉड करके देश की संपत्ति को वहां पहुंचाने का काम किया,
नरेंद्र मोदी ने 200 टन सोना भेजा था प्रधानमंत्री बनते ही इंग्लैंड में, बैंक ऑफ इंग्लैंड। क्यों भेजा था भाई? क्योंकि आरबीआई बैंक ऑफ इंग्लैंड की शाखा है। और बैंक ऑफ इंग्लैंड किसका है भाई साहब? रॉथस्चाइल्ड फैमिली का, जो पूरी दुनिया को पैसा देती है, जो वर्ल्ड बैंक को पैसा देती है, यूनाइटेड नेशंस को पैसा देती है। यानी कि इसका असली मकसद है आपकी असली पूंजी को छीनना, आपकी जमीन छीनना, आपकी धातु छीनना, आपका सोना चांदी छीनना, और उसके बाद आपको कंगाल करना, और आखिर में आपको गुलाम बनाना। अभी आपके बीज काबू कर लिए, जमीनें काबू कर ली, पशुधन उड़ा दिया, पानी उड़ा दिया, आपके गांव के पास कुछ नहीं बचा, शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं बचा, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं बचा। अब आप दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। तो आपके बच्चों को नशे की तस्करी करने के लिए, नशे की डोज देने के लिए वो लोग अडानी की पोर्ट से 26,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी। जब 26,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाए तो समझ लेना 26 लाख की ड्रग देश में आ चुकी है, और आपके हर बच्चे तक पहुंचाना सरकार के लोगों का टारगेट है। ये मान के चलना, सरकारें आपकी होती तो आपके लिए काम करती, सरकारें कंपनियों की हैं, सरकारें उद्योगपतियों की हैं तो उद्योगपतियों के लिए काम करेंगी, मीडिया उद्योगपतियों का है तो उद्योगपतियों के लिए काम करेगा, बैंक उद्योगपतियों के हैं तो बैंक उद्योगपतियों के लिए काम करेंगे, ट्रैक्टर कंपनियां उद्योगपतियों की हैं, दवाई कंपनियां उद्योगपतियों की हैं, ड्रग्स कंपनियां उद्योगपतियों की हैं, सब कुछ उद्योगपतियों का है। तो वो आपके लिए काम क्यों करेंगे? आपका कुछ है ही नहीं। जब आपकी जमीनें बची हैं, ये उनको चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। कोई 3 कानून वापस ले लिए तो क्या आपको कर्जा देना शुरू करेंगे? और अभी तो इन्होंने हर व्यक्ति को कर्जा देना शुरू किया है। आप अपना आधार कार्ड देकर 10,000 का ले लो, आप अपनी 10वीं की सड़न देकर ले लो, 12वीं की सड़न देकर ले लो, आप क्या की ले लो, डांगर पे ले लो, बकरी पे ले लो, मैच पे ले लो, ट्रैक्टर पे ले लो, मेज पे ले लो, कुर्सी पे ले लो, घर पे ले लो, क्या पे ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लेना। एक ही काम है, लोन ले लो, क्योंकि ये हर आदमी को क्रेडिट में लेके जाना चाहते हैं। सोशल क्रेडिट स्कोर लेके आना टारगेट है। सोशल क्रेडिट स्कोर के लिए ही आधार कार्ड लाया गया था। आधार कार्ड के साथ सारी सर्विसेज को जोड़ना अगले षड्यंत्र का हिस्सा है। अगली जब बीमारी लेकर के आएंगे उस केस में ये आपके आधार कार्ड को ब्लॉक करने का मतलब आपका पैन कार्ड, आपकी आईटीआर, आपका बैंक अकाउंट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी प्रॉपर्टी आईडी, आपके खेत के कागज, आपकी गाड़ी के कागज, आपका पानी का बिल, बिजली का बिल, आपका गैस का कनेक्शन, जितने कनेक्शन आपके आधार के जुड़ रखे हैं सारे बंद हो जाएंगे। यही गुलामी की अगली निशानी होगी। फिर आप कल को ऐसे ही कहोगे हम क्या कर सकते हैं, हम मजबूर हैं, और सरकारी कर्मचारी कहेगा हम क्या करें, हमें तो नौकरी करनी है। और अगर आपको यही शब्द सुनने की लालच और उनको यही सुनने की आदत पड़ चुकी है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका ज़मीर अभी जिंदा है, अपने बच्चों को बचाना चाहते हो, अगली पीढ़ियों के लिए लड़ना चाहते हो, तो कर्ज मुक्ति की गारंटी जनता सरकार मोर्चा लेता है। 9518170000 पे व्हाट्सएप कर दो अपने कागज, और आप बताओ हमको परेशान करते हैं बैंक वाले। अगर हमारे कागज जाने के बाद बैंक वालों का फोन आ गया तो फिटे मुंह। आपने जी एक जिक्र कर तो एक जिक्र अलग तक किया था, एक अलग ही भारत के अंदर एक 377 धारा थी, सॉरी 377 तो बनाई थी आरएसएस वालों ने अपने लिए, समलैंगिकता के लिए, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ ने। वही थी। हाँ, तो उस मुद्दे के ऊपर हाँ, संघर्ष किया गया लंबा टाइम तक। हाँ, एलजीबीटी ग्रुप में हाँ, बहुत ज्यादा मतलब लाठीचार्ज तक उनके ऊपर हुआ था। पर आखिर में वो धारा जो थी वो तोड़ दी गई, समलैंगिक का अधिकार उनको दे दिया गया। आप कहते हैं कि सरकार ऐसा बना रही है, सरकार खुद बना रही है। हालांकि जो एलजीबीटी ग्रुप है वो खुद कमाए हैं, वो प्रजनन जब जन्म होता है तब से लेकर जब तक वही बात होते हैं उनसे ही मतलब अनुश्वास क्या बोलते हैं जेनेटिक, उसके आधार पर ये चीज़ें होती हैं। देखो ये गेम जो है ये यहाँ का नहीं है, ये जेनेटिक इक्वालिटी का मुद्दा है जो कि यूनाइटेड नेशंस के मुद्दों में शामिल है। इसका असली मकसद क्या है? असली मकसद है आपकी प्राकृतिक जो भी आपकी कुदरती जो आपका स्ट्रक्चर है उसको डिफॉर्म करना। आपको यह अधिकार दे देना कि आप लड़का लड़के के साथ शादी करना चाहता है, लड़की लड़की के साथ करना चाहती है, वो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप एक बात देखिए, अगर माहौल ऐसा बना दिया जाए कि आपके अंदर माहौल ऐसा बना दिया जाए कि आपको 24 घंटे लड़कों के बीच में ही रखा जाए, आपको लड़कियों का मालूम ही ना हो क्या हो, तो क्या आपको मालूम, जब आपके किशोर अवस्था में जब आपके हार्मोन्स बदलने शुरू होंगे, क्या आपको पता चलेगा कि आपको लड़कियों के पास जाना चाहिए? कभी पता ही नहीं चलेगा भाई। तो अभी क्या हो रहा है कि लड़कियां लड़कियों के साथ रहे, हमारे समाज में क्या रहता है कि लड़कियों की दोस्त अगर लड़की है तो माँ जो है वो चिंता नहीं करती है,
अब ये इस मुद्दे को जानबूझकर हाईलाइट कर रहे हैं ताकि लड़कियां जो हैं, अगर उनके उन हार्मोन्स उस एडोलसेंट पीरियड के अंदर अगर उनको ऐसी कोई ज़रूरत महसूस होती है या शरीर ऐसा कुछ इशारा करता है, तो उस इशारे के वक्त पे उसके पास उसकी दोस्त अगर लड़की बैठी है तो वो वहीं से वो अपनी जिज्ञासा को शांत कर ले। उस जिज्ञासा को शांत कर ले तो उस वक्त में जिस तरह के विचार और जिस तरह की धारा बननी शुरू होती है वैसी बननी शुरू हो जाती है। तो असल में ये आपके बच्चों का कैरेक्टर असैसिनेशन का एक हथियार है जिसको पूरी योजना के तहत लाया जाता है। जैसे 5G के लिए था, 5G के बारे में अगर सच्चाई बताएंगे तो सारे के सारे चैनल जुड़ जाते हैं। अब इसके बारे में इसके कुछ नुकसान होंगे ऐसा कह करके जूही चावला को पैसे दे करके केस करवा दिया। जूही चावला के ऊपर 25 लाख का जुर्माना, वो 5G कंपनियों ने उसको पैसे दे दिए, दूसरे और पैसे भी देश के लड़ने के, वो इसलिए दिए कि ताकि आप जैसा मेरे जैसा आदमी लड़ने के बारे में सोचे ही ना। इसी तरह से LGBT वाले मामले में अपने इन्हीं के आदमी खड़े होते हैं, इन्हीं के आदमी विपक्ष में, इन्हीं के आदमी पक्ष में खड़े होते हैं, यही लोग आंदोलन करवाते हैं और पैसे दे करके करवाते हैं ताकि पब्लिक के अंदर ये लगे कि इन लोगों ने वो किया था। विरोध का मतलब होता है जब देश का आदमी विरोध करे। चार मैं स्टेक होल्डर हूँ, मैं किसी चीज़ को गलत समझता हूँ, ये मेरे लिए जायज़ है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं स्टेक होल्डर नहीं हूँ। स्टेक होल्डर मतलब अगर मेरे ऊपर उस बात का असर नहीं, जैसे मैं आज बच्चों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, मैं रोज़गार की लड़ाई अगर लड़ूंगा, मुझे रोज़गार नहीं, मुझे सरकार की नौकरी नहीं करवानी अपने बच्चे, तो इसका मतलब मैं रोज़गार की बात ना करूं। मैं खेती नहीं करता हूं, ठीक है, मेरे फादर साहब खेती करते हैं, वो किसान की बात बोलने, उनके अंदर इतनी वो बाहर आकर के बोलने की उनकी अभी वो नहीं है, उम्र नहीं है, उनके पास वो तथ्य नहीं है, तो वो नहीं बोलेंगे। अब मेरे पास हैं और मैं उन तथ्यों के साथ अगर किसान की लड़ाई लड़ने लगूं तो क्या मुझे अधिकार नहीं है? LGBT की लड़ाई को तब जायज़ माना जाता, समाज उसके खिलाफ है या उसके साथ है, अगर समाज से लोग बोले होते। समाज तक तो ये बात को पहुंचने ही नहीं देते ना, समाज तक तो ये तब पहुंचाते हैं जब सारा कुछ कचरा हो जाता है, जब ये डिबेट को अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन के बाद ये यूनिवर्सल सिविल कोड लेके आने वाले की प्लान कर रहे हैं, ये 24 के चुनाव का प्रोपेगेंडा है। इनका मकसद यूनिवर्सली आपको बराबर करना थोड़ी ना है। यूनिवर्सली बराबर करने का तो मतलब ये हो गया कि आपकी जमीनें छीन कर 40 एकड़ वालों की उनको छीन करके और गरीब आदमियों को बांटना है। इसका मतलब तो सबको गरीब या सबको अमीर बना दो। यूनिवर्सल सिविल कोड तो तब माना जाएगा। मेरी मान्यताएं, मेरे धार्मिक मान्यताएं, मेरी सामाजिक मान्यताएं, मेरा परिवार सब खत्म। यूनिवर्सल सिविल कोड का तो ये मतलब है ना कि मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या मानता हूं। मैं अगर इंटरकास्ट मैरिज को ठीक नहीं मानता, मैं अगर गोत्र को जिस तरीके से मानता हूं, मेरा जो मानना है वो सब खत्म करके एक चीज के हिसाब से चलेगा। ये तो ये करना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा। आपको लगता है कि ये मुसलमानों के लिए करेंगे, मतलब आपके दिमाग में कचरा डाल करके अपना काम निकाल जाते हैं और आप उसमें उलझे पड़े रहते हो, आपस में ही भिड़ते रहते हो। एक बता से बात की जाए तो समाज में कानून एक तो लव मैरिज का पुराना टाइम तक है, एक लव इन रिलेशनशिप जो सबसे ज़्यादा कैर फिलहाल समाज में देखने मिलने लग रहा है, जिसमें कानून सुरक्षा देने लग रहा है। बच्चन छोड़ के जो पत्नियां हैं दूसरे से फरार होने लग रही है। क्या कुछ कहोगे? ये कानून मैंने आपको सही है कितना गलत? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं भैया, सरकारें उद्योगपतियों की हैं, सरकारें जो हैं पुलिस उद्योगपतियों की है, पुलिस उन्हीं उद्योगपतियों के इशारे पर काम करती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस अंग्रेजों ने ही बनाई थी, उन्हीं के लिए काम करेंगी। ये कानून उन्हीं के हैं। समाज को अपने समाज की कमान, अपने नियमों की कमान दोबारा अपने हाथ में लेनी होगी। अगर कोई ट्राइबल इलाके में रहता है, कबीलों में रहता है, उसको अपने कबीले की मान मर्यादा और संस्कृति की रक्षा करने के लिए वहीं पर रह करके अपने नियम बनाने होंगे। अगर कोई यहाँ हिसार में रहता है तो अपने हिसार के कायदे कानून बनाए, किसी को कैथल के बनाने कैथल के बनाए, जिसको अपने गांव के कायदे कानून वापस गांव के पास आने चाहिए। वरना ये जजेस जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ, अभी सुओ मोटो कहाँ चला गया भाई? जब सड़कों पे बैठ के लठ मारते हैं पुलिस वालों को, अभी सुओ मोटो कहाँ चला जाता है इनका? जिस टाइम पे समाज की बारी आती है, जब समाज को मतलब कोई नुकसान हो रहा होता है, ये इनका सुओ मोटो तभी क्यों आता है जब इनको ड्रामा करना होता है। भाई साहब मैं क्षमा चाहता हूं माननीय न्यायालय जी, मुझे न्याय के ऊपर भरोसा नहीं है, हमारी न्यायिक व्यवस्था पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और ना ही ये न्यायालय आपकी रक्षा के लिए बने हैं। आपका केस तो 25 साल चलेगा, 30 साल चलेगा और आप बरी हो जाएंगे और इतने सालों तक आपका परिवार, पूरा समाज आपके परिवार को अपराधी की नज़र से देखता रहेगा, आपका शोषण होता रहेगा, आप कोई काम नहीं कर पाओगे और आप न्याय की उस चक्र प्रक्रिया में घुस जाओगे। लेकिन नेताओं को यही न्यायालय, यही पुलिस, यही फौज सुरक्षा प्रदान करती है। आप सड़क पे चलते हुए गड्ढे में गिरकर मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स आपसे पूरा वसूला जाएगा। आप पूरा जाम लगाओ, आपसे पूरा वसूला जाएगा। आपकी कंपनी ठप हो जाए, आपसे बैंकों से कुछ नहीं कहा जाएगा, आपके ऊपर बल्कि ब्याज का रेट बढ़ा दिया जाएगा। आपकी सारी ज़मीनें काबू कर ली जाएंगी और ये सारी ज़मीनें काबू होकर जिन
जिन उद्योगपतियों के पास जाती हैं उनका सारा बिजनेस सेंसेक्स से चलता है, और सेंसेक्स वॉल स्ट्रीट से चलता है। वॉल स्ट्रीट लंदन में है और वो सारी कंट्रोल यहूदियों के हाथ में है। दोबारा से अंग्रेज फिर से आ रहे हैं, बिना आए वो हमारे ही लोगों को गुलाम करके पैसे के नाम पर और हमारे ऊपर राज करना चाहते हैं। लेकिन जनता ही सरकार है, इस मोटिव के साथ जनता सरकार मोर्चा चला हुआ है। आप लोग जितना हो सके अपने आसपास के स्थानीय साथियों का साथ दें, और 16 तारीख को हमारी मीटिंग है करनाल में स्टेट की, उसमें ज़रूर आएँ। और 21, 22, 23 को हम लोग यहीं जाट धर्मशाला में ट्रेनिंग करने वाले हैं अपने जनता सरकार मोर्चा की, उसमें भी ज़रूर आएँ। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल भाई बंद लग रहा है, फिलहाल भाई डॉक्टर बलारा रविंद्र बलारा को आया जो डॉक्टर को मौजूद थे, बात आपकी कराई। आपका मानना क्या है कमेंट करके बता दिए, ज़्यादा शेयर कर दें। इससे अगर अपने वीडियो प्रोग्राम दूँ। जय हिंद, जय भारत।